चालक तार की लंबाई को मूल लंबाई का आधा कर देने पर एवं अनुप्रस्थ तार क्षेत्रफल को दुगना करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ठीक है, अपन को एक चालक तार लेना है, उस चालक तार की लंबाई कैसे कर देनी है, आधी। चालक तार की लंबाई कैसे करनी है, आधी, और उसका क्षेत्रफल कैसा करना है, दोगुना। जब हम लंबाई को आधी करेंगे और क्षेत्रफल को दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा। हमने विशिष्ट प्रतिरोध में क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि किसी तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। वह तार की लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध, और प्रतिरोध तार के क्षेत्रफल का कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये हमने विशिष्ट प्रतिरोध में पढ़ा था। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, वह लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को मिलाकर लिखोगे तो क्या आएगा, आर समानुपाती एल बटे ए। समानुपाती को आप हटाओगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा रो आएगा। रो क्या है, अपना विशिष्ट प्रतिरोध है, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगली बात समझिए, तो ये अपना यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध का परिमाण निकाल लेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि लंबाई को यदि आधा कर दिया जाए और क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो आपका जो प्रतिरोध है वो कितना होगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या माना तार की प्रारंभिक लंबाई L1 है। तार की प्रारंभिक लंबाई हमने क्या ले ली, L1, और तार का प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या ले लिया, A1 ले लिया। तो तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L1, और उसको हमने कितना कर दिया, आधा। मतलब हमने प्रारंभिक लंबाई को क्या कर दिया, आधा, देखो ये कर दिया। तो ये कौन सी लंबाई निकल आई, उसकी लास्ट लंबाई निकल आई, अंतिम लंबाई निकल आई। ठीक है, उसकी ये अंतिम लंबाई निकल आई। अपना क्षेत्रफल कितना है, दुगुना। क्षेत्रफल कितना है अपना, दुगुना। तो हमने यहाँ पे 2a लिख दिया, दुगुना कर दिया क्षेत्रफल। तो ये अपना कौन सा क्षेत्रफल निकल के आ गया, लास्ट क्षेत्रफल निकल के आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चूंकि हम जानते हैं, अभी हमने क्या फॉर्मूला निकाला था कि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो इंटू एल बटे ए होता है। यदि रो क्या है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध, और क्या है, नियत राशि भी है। नियत मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हमने क्या लिख दिया, यदि रो बराबर 1, मान के चलो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी फिर, तो आर बराबर क्या आएगा, एल बटे ए आ जाएगा। मान के चलो इसका मान हमने क्या ले लिया, आर, तो ये क्या हो जाएगा, L1, और ये क्या हो जाएगा, A1। ऐसे हमने R2 की वैल्यू निकाली। R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, L2 बटे A2। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो। समीकरण 1 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 में 2 का भाग दो तो यहाँ पे क्या आएगा, R1 बटे R2। इस पक्ष में इस पक्ष का भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, तो क्या आएगा अपना, बराबर L1 बटे A1 बटे L2 बटे A2। बटे में A सबसे ऊपर जाएगा, A, तो L2 कहाँ आएगा, दूसरे नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 बटे R2 बराबर, यहाँ पे L1 बटे A1 को अपना पहले से था, ये A2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, चला गया, तो L2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये बात समझ में आ गई। A2 और L2 का मान रख दो तो कितना आएगा, यहाँ पे R2 बटे R1 बटे R2 बराबर L1 बटे A1 जोड़े। A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, 2A1 है कि नहीं, A2 का मान कितना है, 2A1। यहाँ पे हम रखेंगे 2A1 बटे, फिर L2 का मान कितना है, L1 बटे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L1 बटे 2 आ जाएगा। A1 से A1 को काट दो, L1 से L1 को काट दो। ठीक है, अब 2 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लेंगे, और इसके बटे में 2 है, तो 2 सबसे ऊपर जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे
R1 बटे R2 इज इक्वल टू, देखो 2 के बटे में तो कुछ है नहीं, L के बटे में 2 था, L के बटे में 2 थे, लेकिन 2 के बटे में कुछ नहीं था, तो 2 के बटे में हमने 1 ले लिया। बटे के बटे के बटे की बटे में चौथे नंबर की संख्या सबसे ऊपर जाती, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ गया 4। अब R2 नीचे है तो कहाँ जाएगा, इसके गुणा में जाएगा, तो हमने R2 को कहाँ ले गए, इसके गुणा में ले गए। हमें क्या चाहिए, अंतिम प्रतिरोध चाहिए, और अंतिम प्रतिरोध क्या है R2। तो R2 का मान निकालने के लिए 4 को हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, इसके बटे में ले जाना पड़ेगा। तो R2 का मान कितना आएगा, R2 बराबर आएगा 4, इसके बटे में चला जाएगा, मतलब R1 बटे 4। मतलब अंतिम प्रतिरोध कितना रह जाएगा, 4 का गुना रहेगा, मतलब 1/4 भाग रह जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये कहानी आया समझ में।